All right. Hello everybody and welcome to the session. वेलकम लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है आप सभी का। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। एंड उसमें आज हम जानेंगे थोड़ी सी और चीजें, जैसे कि एटॉमिक साइज हम पढ़ रहे थे, बट एटॉमिक साइज में हमने थोड़ी सी चीज छोड़ दी थी, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो मेन टॉपिक आज का आयनाइजेशन एनर्जी है, और क्योंकि एटॉमिक रेडियस लास्ट टाइम थोड़ा सा छूटा था तो उसको भी जानेंगे। पहले एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? कहा गया ऐप, हाँ मिल गया। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल गुड? क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ के आए होगे, रिविजन करके आए होगे। तो आज हम एटॉमिक रेडियस को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक एटम की रेडियस होती है या एक एटम का साइज होता है, राइट। लेकिन 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 हमने लेफ्ट टू राइट तो जान लिया, और लेफ्ट टू राइट में हमने एक्सेप्शंस भी देख ली, है ना, कि जो नोबल गैसेस होती है मैम, क्योंकि वो वैंडरवॉल फोर्सेस उनके बीच में लग रहा होता है ना, या बोलो वैंडरवॉल रेडियस बन रही होती है उनके बीच में, तो इसलिए उनकी जो एटॉमिक रेडियस है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस वो ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो हर एक पीरियड में हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, जैसा नॉर्मल जनरली होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटम का साइज जो है वो क्या करता है, मैं लिख भी देती हूँ, चलो एक ओवरव्यू के साथ में लिख भी देती हूँ। तो हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में जाना कि मैम एटॉमिक रेडियस जो होती है वो लेफ्ट से राइट जाते टाइम, लेफ्ट से राइट जाते टाइम क्या करती है, लेफ्ट से राइट जाते टाइम मैम एटम की रेडियस जो है वो छोटी होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है ना। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज भी आप बोल सकते हो, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा होता है, इसीलिए एटम का साइज कम होता जाता है। पर यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शंस जाने थे, है ना। एक्सेप्शंस क्या भाई थे एक्सेप्शंस? मैम पहला एक्सेप्शन था नोबल गैसेस का, पहला था नोबल गैसेस, कि जो नोबल गैसेस है ना उनके एटम का रेडियस, वैसे तो वो लेफ्ट टू राइट में सबसे राइट कॉर्नर में है, मतलब उसका एटम का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, पर नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है। क्यों मैम? इसका रीजन है इनके बीच में लगती है वैंडर वॉल रेडियस, वैंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है, वैंडर वॉल रेडियस जो कि कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन था हमारा दूसरा नंबर पे? एक और एक्सेप्शन था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी मैम एक्सेप्शंस देखने को मिले थे। क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सभी यहां से लेफ्ट टू राइट जाते टाइम इनके एटम की रेडियस या साइज जो है वो पहले डिक्रीज करता है, ठीक है। फिर आता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यहां पे एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। और लास्ट में आता है कॉपर एंड जिंक, एंड इसमें आगे बढ़ते टाइम एटम की रेडियस जो है वो डिक्रीज छोड़ो, कांस्टेंट छोड़ो, इंक्रीज करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला यहाँ पे रीजन था। मैं रीजन भी लिख दूं क्या? रीजन याद है? पहले क्यों एटम का साइज कम हो रहा होता है? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, ठीक। दूसरे में कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के। मैं आपको बता दूं यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी रीजन होता है, जो हम अभी शील्डिंग इफेक्ट आज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है, तो एटम का साइज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है, अगर आपको याद हो हमने ये सारी चीजें कल पढ़ी थी, है ना। और इसके अलावा मैंने सारी टाइप ऑफ रेडियस आपको बताई थी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, है ना, बहुत सारी रेडियस हमने जानी थी। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन सबको याद आ गया होगा, है ना, याद आ गया। हाइड्रोजन हीलियम वाला एक एक्सेप्शन था, यस बेटा, तो वो यहाँ पे लिख दिया ना, नोबल गैसेस वाला, सारी ही नोबल गैस, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, सभी नोबल गैस स्टार्टिंग में लग जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा उनकी रेडियस होती है। अब बारी आती है लेफ्ट टू राइट, तो मैम हमने समझ लिया, डाउन अ ग्रुप। अब डाउन अ ग्रुप समझना, ठीक है, डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप जिसे हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो मैं जाते जाते आपको एक चीज भी बता के गई थी, ठीक है, उसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे वाली बात। तो अगर मैं डाउन अ ग्रुप की बात करूं तो सबको पता है डाउन अ ग्रुप एक ट्रेंड होता है, वो क्या होता है कि मैम डाउन अ ग्रुप एटम की रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज, ठीक है। तो
तो ये तो हमें पता है। तो एक्सेप्शंस क्या है, देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना वो सिर्फ डी ब्लॉक का है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में आएगा। डी ब्लॉक में जो 5D और 6D सीरीज होती है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें 3D 4D 5D 6D है ना, इस तरीके से सीरीज होती है, इस तरीके से सीरीज होती है, ठीक है। तो ये सीरीज 3D है, 4D है, 5D है, 6D, ठीक है, यानी कि पीरियड 6 और 7 की हम बात कर रहे हैं, क्या हाँ, तो हम बात कर रहे हैं पीरियड 6 एंड पीरियड 7 की, पीरियड 6 और पीरियड 7 की हम बात कर रहे हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप डी ब्लॉक देखो तो उसमें पता है क्या दिखेगा, 5D सीरीज कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे लगा होता है लैंथनम, यहाँ पे होता है हॉफनियम, ठीक है। अब मैंने आपको कल भी बोला था, आप मुझे बताओ जल्दी से, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हॉफनियम अगर लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, लैंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे पीरियड 2 उठा लो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इसका 4, इसका 5, इसका 6, ऐसे ही तो आगे बढ़ते बढ़ते एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो क्या हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 58 होगा, क्या हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 58 होगा? आइडियली सोचे तो मैम होना तो चाहिए, क्योंकि लैंथनम के बाद आ रहा है तो 57 के बाद 58, पर ऐसा नहीं होता है ना। मुझे पता है आप सभी ने आंसर भी दे दिया होगा कि ऐसा नहीं होता, भले ही आपको एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ना पता हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 58 नहीं होता। क्यों? क्योंकि लैंथनम के अंदर मैम हमें पता है 14 लैंथेनॉइड्स बैठे हैं, भले ही वो ऊपर नहीं लगे, वो ऊपर नहीं लगे, वो एफ सीरीज में, एफ ब्लॉक में, लेकिन एलिमेंट्स तो है, 14 एलिमेंट्स तो है ना, 14 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो लैंथनम है उसके बाद 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो लैंथेनॉइड्स हैं ऑफ कोर्स, उसके बाद आ रहा है हॉफनियम। तो हॉफनियम अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक हमारे पास लैंथेनॉइड्स है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ठीक है, ये हमारे 14 लैंथेनॉइड्स हैं। इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 72, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, समझ रहे हो? मतलब मैं समझा रही हूँ क्या बोल रही हूँ, मैं काउंटिंग मैंने गिन ली, मैं बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। 57 के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ है, मतलब 58, 59, 60, 61, 62 है ना, ऐसे कर करके 67, 68, 69, 70, 71, 14 एलिमेंट्स, मतलब 71 इसका एटॉमिक नंबर होता है ल्यूटीशियम का। तो इसके बाद आया हॉफनियम 72, पर इससे लेना देना क्या है मैम, ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या लेना देना? ठीक है, ये इसके बाद आ रहा है एटॉमिक नंबर, चलो ठीक है, खिंच गया, ज्यादा हो गया, पर इसका लेना देना क्या है एटॉमिक साइज से? देखो समझाती हूँ, बस पीरियोडिक टेबल पर ध्यान देना हर बार, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं लैंथनम की, तो ये हमने लैंथनम के बारे में बताया, ठीक है, ये हमने लैंथनम के बारे में बताया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लैंथनम के बाद भाई ये कहानी हो रही है। और लैंथनम के नीचे होता है एक्टिनम, लैंथनम के नीचे होता है एक्टिनम, ठीक है। हॉफनियम के नीचे होता है नियोबियम, है ना, हॉफनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, अच्छा एक सेकंड, हाँ सही है, जिरकोनियम, हॉफनियम, है ना, ये रहा हॉफनियम, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, लैंथनम के बाद हॉफनियम आता है, ठीक है। तो यस मैम, तो यहाँ पे आता है जिरकोनियम, ऊपर इसके होता है जिरकोनियम, और यहाँ पे होता है हॉफनियम। तो होता क्या है, यहाँ पे जिरकोनियम के बाद आ रहा है हॉफनियम, है ना, ऐसे आता है, जिरकोनियम लिखा होता है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लिखा होगा जिरकोनियम, यहाँ पे लिखा है हॉफनियम, ठीक है। जिरकोनियम के बाद हॉफनियम आ रहा है, तो और नियोबियम के बाद टैंटलम आ रहा है, इस तरीके से अरेंज्ड है ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पे आता है, देखो ऐसे लिखा होता है यूट्रियम, पहले आएगा यूट्रियम, ठीक है, फिर आएगा लैंथनम, फिर आएगा एक्टिनम, फिर आएगा जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटलम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इससे लेना देना क्या है मैम, यहाँ पे आप ये बताओ पहले हमें, आप सुनना बहुत ध्यान से बात, यहीं पे सारी कहानी है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते टाइम मैम एटम का साइज इंक्रीज करना चाहिए, है ना, बिल्कुल करना चाहिए, पर हुआ नहीं। जिरकोनियम और हॉफनियम ऐसा देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट सेम साइज हो गया इनका, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। नियोबियम टैंटलम का भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो गया, पर ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे रीजन क्या होगा? तो अब आप पहले रीजन जानोगे, फिर इस पेज पे हम वापस आएंगे, ठीक है। सुन लिया ना, बात सुन ली मैंने, क्या बोला? नहीं आया, अरे मैंने अभी पूरा बताया ही नहीं, आएगा कैसे? अभी कॉन्सेप्ट नहीं पूरा, अभी सिर्फ तुमको एक बात बताइए, ठीक है, कि जिरकोनियम के नीचे हॉफनियम आता है, नियोबियम के नीचे टैंटलम आता है, बस ये 2-4 नाम याद रखो एलिमेंट्स के, ठीक है। अभी बताएंगे इसमें हुआ क्या। तो सुनो, इतना हमें समझ में आ गया कि पहले बना हुआ था लैंथनम,
उसके अंदर 14 लैंथेनॉइड्स आते थे, है ना। फिर लैंथेनम के बगल में आता है हॉफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72, इसका होता है 57, ठीक है, ये हम समझ गए। हॉफनियम के ऊपर आता है नियोबियम, है ना, सॉरी जिरकोनियम, जिरकोनियम, और जिरकोनियम के बगल में नियोबियम, नियोबियम के नीचे टैंटलम, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटलम, ठीक है। तो इनमें क्योंकि ये ऊपर है नीचे, तो टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो एटम का साइज डिक्रीज होना चाहिए, पर हमने बोला डिक्रीज होता नहीं है, एक एक्सेप्शन है, डिक्रीज नहीं होता, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। पर ये कैसे हो सकता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, हम नीचे आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही होगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो एटम का साइज बढ़ना चाहिए। तो आप ये क्यों कह रहे हो मैम कि ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है? इसका रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, 2 चीजें पढ़ाऊंगी, दोनों बेटा नोट करो, एज इट इज क्लास 12th में बैठा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। तो सुनना ध्यान से। तो हमने बोला ठीक है मैम, कुछ तो समझाने की कोशिश करिए, जो समझ में तो आ नहीं रहा है, तो मैं समझाती हूँ। 57 के बाद 14 एलिमेंट कहाँ गए मैम? एफ ब्लॉक में। 14 एलिमेंट्स कहाँ गए मैम? एफ ब्लॉक में गए। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं करी, है ना। इसके बाद 14 एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके लिए हमें पहले शील्डिंग इफेक्ट पढ़ना होता है। तो पहला टर्म समझिए शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ा प्यारा सा मजेदार एग्जांपल है, सुनना ध्यान से, ठीक है। ध्यान सुना, ये एक एटम है, ठीक है, लेट्स से ये एक एटम है, ये इसके अंदर की शेल है, ठीक है, ये इसके अंदर की शेल है, हाँ ये इसके अंदर की शेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है मैम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, यस मैम। अब सुनो, ये है पापा, ये है पापा, ठीक है, ये है मम्मी, मम्मी। अब सुनो, ये रहे तुम पता है कहाँ हो? ये रहे तुम, ये हो तुम, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तुम घूमने गए हो बाहर, ये तुम और तुम्हारे भाई बहन जो भी है घूमने गए, मास दोस्त है, चलो दोस्त, बाहर गए घूमने, ठीक है। अब घूमने गए तो थोड़ा लेट हो गया आने में, ठीक है। मम्मी ने फोन किया, बेटा कहाँ हो? बेटा 1 घंटे के अंदर पहुंचो। मम्मी को क्या पता तुम उस शहर में ही नहीं हो जहाँ पे तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तुमने बोला हाँ मम्मी आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, है ना। फिर तुम्हें देर हो गई आने में, लेट हो गया, ठीक है। तो तुम जब घर आए तो सबसे ज्यादा तुम्हारा वेट कौन कर रहा होगा? सोचो, मम्मी, पापा, कौन? दोनों में से कोई नहीं। पापा की फ्लाइंग चप्पल, है ना, सबसे ज्यादा वेट पापा की फ्लाइंग चप्पल, मम्मी की झाड़ू, ऐसे वेट कर रही होगी तुम्हारा, है ना। उनको पता है कि यही होने जा रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हो तो आपकी मम्मी का क्या रोल है यहाँ पे? पूरा रोल मम्मी का है, देखो पूरा रोल। अगर तुम घर गए और तुम्हारे पापा ने बेटा तुमको डांट दिया, तो इसका मतलब है तुम्हारी मम्मी चाहे तुम्हें जितना मनाए, ये पूरा खेल मम्मी का ही है, समझ रहे हो तुम। होता नहीं मम्मी अजी सुनते हैं ये पता नहीं कहाँ रहता है आजकल, इसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर जब तुम पिट जाओगे तो मम्मी, अरे मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पापा अभी, एक तो पापा को गुस्सा बड़ा आता है यार, छोटी सी बात में चढ़ जाते हैं, फालतू की बात में, ऐसा होता ना। बट ये पूरा गेम मम्मी का ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है गाइस। प्लीज मम्मी पापा के सामने ये वीडियो मत चलाना, मम्मी पापा के सामने ये वीडियो मत चलाना, ठीक है, निकलवा देंगे तुमको इस बैच से, ठीक है। और अगर मम्मी चाहे तो तुम्हें शील्ड भी कर सकती है, यस और नो, है ना। अरे ये यहीं पड़ोस तक गया है, ठंडा करो यार अपना गुस्सा, ऐसा है ज्यादा चिल्लाओ मत, बेचारा 4-5 दिन से नहीं निकला था बाहर, आज चला गया मेरा बेटा बेटी जो भी घूम के आएगा, कोई बात नहीं, रहने दो, है ना। और यहीं तक गया, कोई दूर नहीं गया, मम्मी ने तुम्हें सीक्रेट छुपा दिए। अब यहाँ पे 2 काम हुए, है ना, या तो मम्मी तुम्हें बचा लेंगी या तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, ठीक। और यही काम होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का। मम्मी इज एक्टिंग एज अ शील्ड, मम्मी तुम्हारे लिए एक शील्ड है। मम्मी चाह लेंगी तो तुम बच जाओगे और नहीं चाहेंगी तो तुम पिट जाओगे, समझ रहे हो। ऑब्वियसली नहीं चाहती है कभी भी, है ना। तो ये जो शील्ड बनी, ये इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब मैम देखो, अंदर बैठा है न्यूक्लियस, है ना, और बाहर है इलेक्ट्रॉन। सबको पता है न्यूक्लियस चाह रहा होगा कि वो अंदर की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब पे लगा रहा है। भाई पापा तो तुमको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, आज तो ये आएगा ना, इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसका आखिरी घूमने वाला दिन है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कि सब इसके पास आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर की शेल है, इनर शेल, है ना, इनर शेल जो है, वैलेंस शेल के पहले वाली शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो हमारी मम्मी है, वो एज अ शील्ड वर्क कर रही है, शील्ड, ठीक, ये काम है पूरा। तो अगर अंदर की शेल के
यानी कि जो अपनी पेनल्टीमेट शेल है, अगर पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड करेंगे तो सोचो एटम का साइज बढ़ेगा या घटेगा, आंसर बताना। ठीक है, मैंने बोला जो हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम, वो एज अ शील्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अगर वो अच्छा शील्डिंग इफेक्ट करेंगे, गुड शील्ड करेंगे, तो एटम का साइज क्या होगा? अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं तो एटम का साइज, मम्मी अच्छे से रोक ले रही तो तुम और पापा पास नहीं आ पाओगे, है ना। जैसे ही तुम एंटर करोगे, बेटा इधर इधर से निकल जा, वहां पापा बैठे हुए हैं, फिर कहेंगे कि लेट है, ये है, वो है, ठीक है, तू यहाँ से चला जा, है ना। मम्मी ने शील्ड अच्छे से कर लिया, मतलब तुम मिल नहीं पाए, तुम पापा से मिल नहीं पाए, है ना, तो एटम का साइज जो है वो कम नहीं होगा, इंक्रीज हो सकता है ना, कम नहीं होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो इस बात को, तभी आपको केस 2 समझ में आएगा जब आप ये समझोगे। ठीक है, सुनो, अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शील्ड कर रहे हैं। मैम शील्ड कैसे कर रहे होंगे? क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो होता है। ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, बोले भाई हटो यार तुम यहाँ से, हटो यार तुम यहाँ से, यहाँ कहाँ आ रहे हो, यहाँ जगह आ रहा है नहीं, यहाँ मत आओ भाई, यहाँ मत आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है, एज अ शील्ड वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जहां पे शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, शील्ड की तरह, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में एटम का साइज बढ़ेगा। भाई तुम पापा तक पहुंच ही नहीं पाए, पापा यहीं बगल में चप्पल रखी है, समझ रहे हो तुम, बगल में स्लीपर, बगल में चप्पल, पापा बड़े मस्त एकदम बैठे हुए हैं, आज ये लड़का है, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, आज इसकी पिटाई इतनी कर देंगे ना, 4-5 दिन तक बाहर घूमने नहीं जाएगा, और फिर 4-5 जन्म तक सोचेगा कि जाने से पहले हमेशा पूछ के जाए, है ना। लेकिन मम्मी का यहाँ पे रोल क्या है? मम्मी शील्ड की तरह काम कर गई, तुम जैसे ही एंटर करे, मम्मी ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, और पापा जाके कह देंगे कि अरे यार कब का आ चुका है, पता है तुमको, बता नहीं रहे, तो सो रहा था बेचारा, डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो एटम का साइज बढ़ेगा क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस तक अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अब केस 2 समझना, ठीक है, केस 2 समझना, ये हमारा केस 1 था, केस 2 समझना। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ध्यान सुनना बेटा, पूरा 12th में है ये कॉन्सेप्ट। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है ये सेम कॉन्सेप्ट मैं आज क्लास 12th में भी पढ़ाने वाली हूँ, आज ही की क्लास भी है उनकी, सोचो आज की ही उनकी क्लास भी है। अभी मैं सब समझा दूंगी, कोई डाउट हो तो अभी मत पूछना, मैं चैट्स देख नहीं रही हूँ, बस इसके बाद मैं आपकी चैट्स पे आ जाऊंगी। ठीक है, तो अब पता है आज मेरा 12th में जो सेशन है सेम ही कॉन्सेप्ट है, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, बस वो बात अलग है, जैसे यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में वहां भी बताया जाएगा, पर वहां पे इस कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस पे फोकस हो रहा होगा ना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो मुझे आज उनको पढ़ाना है, तो भाई सुन लो ध्यान से, आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, और इसका क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी मैं बता दूं। तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है मैम, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी तो कर सकते हैं, पुअर शील्डिंग भी तो कर सकते हैं, पुअर शील्ड भी तो कर सकते हैं। भाई मम्मी ने बोला कि क्या सिर्फ चप्पल से मारोगे आज उसको? यार वो तुम्हारी चप्पल से तो 10 बार मार खाता है, सुधरता कहाँ है? वो ना बड़ा सा एकदम लोहे का डंडा रखा है वहां, आज इसकी कुटाई कर दो आज। और जैसे ही तुम आए, तुम वहां रास्ते से जा रहे, मम्मी ने कहा बेटा इधर आओ, इधर इधर लाड ले, इस कमरे से होते हुए जाना पड़ेगा आज तुम्हें, है ना। मम्मी तुम्हारी धुलाई कराने के चक्कर में आज मम्मी ने कहा बहुत दिन से सब कुछ धुल लिया घर में, बस एक इंसान रह गया, उस एक इंसान की धुलाई। मम्मी लोग तो ऐसी होती है ना, देखो मम्मियों को क्या है कि उनको हर चीज की धुलाई करना बहुत पसंद है, फिर चाहे वो तुम क्यों ना हो, है ना, तो मम्मी धुलाई करवा देती हैं। तो केस 2 में उन्होंने शील्ड अच्छे से नहीं किया। अब सोचो अगर मैं बोलूं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड ही नहीं कर रहे अच्छे से, मतलब उसको धक्का मुक्की नहीं कर रहे, इसको धक्का मुक्की नहीं कर रहे, मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे? भाई जब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ही उसको शील्ड नहीं कर रहे, तो वो अंदर आने की कोशिश में लग जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा इस कंडीशन में? सोचो क्या होगा मैम, बहुत ऑब्वियस बात है, इस कंडीशन में एटम का साइज जो है या रेडियस, जो एटम का साइज या रेडियस है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में जब शील्ड कर रहे हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तक अट्रैक्ट ज्यादा नहीं होने दे रहा, दैट इज उसकी शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड की तरह काम कर रहे हैं अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा होता है शील्ड ऐसे वो बनी रहती है ऐसे करके, तो शील्ड तुम ताकि जैसे वो तलवार तलवार चलती है ना, तो ऐसे शील्ड पकड़ लेते हैं हाथ में पहले टाइम के राजा महाराजा, तो दैट इज शील्ड कर दिया उन्होंने, है ना। तो वो तलवार जो है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, उस शील्ड से रुक जा रही है, तो वही काम है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसके दो नाम होते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसका एक नाम तो शील्डिंग इफेक्ट होता है, रुको थोड़ा सा छोटू कर दें इसको, हाँ, एक नाम इसका होता है शील्डिंग इफेक्ट, एक और नाम होता है इसका
स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है मतलब, ठीक है, मतलब वही अंदर नहीं आने दे रहा, ठीक है। तो इसके दो नाम होते हैं। तो ये शील्ड की तरह काम करेगा। तो अगर अच्छी शील्डिंग, हमने बोला अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है, तो बताओ क्या हो रहा है, अगर कोई अच्छे से शील्ड कर पा रहा है तो एटम का साइज मैम बढ़ेगा, है ना, और बुरी तरीके से शील्ड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि साइज कम हो जाएगा। पहले बताओ शील्डिंग इफेक्ट किसे किसे आया, शील्डिंग इफेक्ट किसे किसे समझ में आया, मतलब समझ में आया, किसे किसे शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आया, क्या हमारे बच्चों को शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्लियर हुआ, बताओ 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 बताओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा वही न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, दैट इज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ठीक है, बताओ, क्लियर 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 क्लियर, बताओ 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 बताओ, क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास, शील्डिंग इफेक्ट सबको आया ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। तो मेरे ख्याल से शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सब समझ गए होंगे, पर अगेन मैम फिर वही बात, हम मतलब ही बच्चे, हमें मतलब बताओ, इसका मतलब जो आपने पढ़ाया इसका लेना देना क्या है, लेकिन देखो सब बहुत इंटरकनेक्टेड है, पूरी चीज सुनना ध्यान से। अब आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, हैशटैग करके एक पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट पता है कौन करता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट, है ना, उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक, ये इनका ऑर्डर होता है। एस ब्लॉक सबसे बेहतरीन तरीके से शील्ड करता है, एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, और वही एफ ब्लॉक सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट सबसे खराब, और एस ब्लॉक जो है वो सबसे अच्छा, गुड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एक ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। अच्छा पहले ना एक टाइम पे मुझे याद है जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी, तो मुझे जब टीचर ने ये बात बताई तो मुझे एक कंफ्यूजन आई थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा ये, एफ ब्लॉक क्यों, एफ ब्लॉक में तो बल्कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई एफ ब्लॉक भी एक अंदर की शेल है, वो सबसे खराब शील्डिंग कैसे कर सकती है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, भाई अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो शील्ड अच्छे से होना चाहिए ना। तो मैं हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहती थी एक टाइम पे, मुझे खैर 12th में जाके ये बात थोड़ा समझ में आई, पहले तो रट लिया था मैंने स्टार्टिंग में 11th में, तो मुझे समझ नहीं आया था, और टीचर से मैंने पूछा नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं पूछा होगा, तो मेरे यहाँ के टीचर भी बड़े एक तो अजीब थे, ठीक है वो जो तो मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे ना, आई रिमेम्बर, ऐसे वो आते थे, वो कहते थे हाँ बेटा बुक खोलो बेटा, तो सब बुक खोल लेते थे, ठीक है। फिर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता था कि वो किसी पेज को खुलवा देते थे, जैसे वो आज उन्होंने लेट्स से पेज नंबर 57 पढ़ाया, तो दूसरे दिन आएंगे 105 पेज नंबर खोलो बेटा, अब बताओ इस टॉपिक का मतलब, फिर वो पढ़ाने लग जाते थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी उस टाइम पे केमिस्ट्री में, तो यस ठीक है, तुम तो मेरे बारे में ऐसे कोई बुराई नहीं करते हो, पिट जाओगे मुझसे ठीक है, मेरे टीचर तो सीधे थे, मैं सीधी नहीं हूँ, पीट दूंगी तुमको घर आके ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। तो मैं सोचती थी यार एफ ब्लॉक में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, तो ये खराब शील्डिंग क्यों करते हैं, तो इसका रीजन होता है क्योंकि एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत दूर दूर बैठे होते हैं। जैसे मान लो मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी तुम्हें पापा से बचा सकती है, पर मम्मी आज नानी के घर पे है, सोचो अब क्या होगा, मम्मी अच्छी है, बचा सकती है, तुम्हारा साथ देती है, पर आज मम्मी नानी के घर पे है, मम्मी तुमसे दूर है, तो इस वजह से वो उतना अच्छे से शील्ड कर ही नहीं पाएंगी, और इसलिए वहां पे खराब शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो एफ ब्लॉक में सेम कहानी होती है, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं मैक्सिमम, है ना, पर होता क्या है कि एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत दूर दूर बैठे होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो वो बाहर वाले शेल से रिपल्शन ज्यादा नहीं दिखा रहे होते, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है एक, तो ये रीजन थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। खैर ये तो आपको याद रखना है, एस पी डी एफ, एस में सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। मैम आप घूम फिरा के एक चीज पे आ जा रहे हो, ये सब काम कहाँ आने वाला है, इसका एटॉमिक साइज से क्या लेना देना, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आएंगे उस पर, ठीक है। पहले शील्डिंग इफेक्ट रीड करें फटाफट से। शील्डिंग इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के चार्ज का कुछ कम होना, रिडक्शन होना on the electron cloud due to a difference in attraction forces on the electrons in the atom, जो उनकी वजह से फोर्सेस में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो क्या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या लेना देना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अभी हेडिंग लगाइए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी आप लिख लेना डेफिनेशन, पहले लिख लो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा नाम से समझो, लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्ट होना, यस और नो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्ट होना, यही मतलब है। लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं मैम, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स,
लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं हमारे, लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स भी इसको बोलते हो, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, मैम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के बारे में आपने क्या पढ़ा मैम, इसमें होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट यानी कि बड़ा ही खराब शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब एटम का साइज कम होगा, मतलब मैम एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, मतलब मैम एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है, जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो ऐसे बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पे आता है सीरियम, फिर ये इस तरीके से 14 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 14 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं ऐसे। तो एटम का साइज डिक्रीज करता जाता है, तो लास्ट में ल्यूटीशियम आया, ठीक है। अब यहां से कहानी ध्यान सुनना, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ था सीरियम, यहाँ बैठा हुआ था सीरियम, यहाँ पे बैठा हुआ है ल्यूटीशियम। अब कहानी पे गौर फरमाना, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होने जा रही है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक सडन डिक्रीज इन एन एटॉमिक रेडियस, सडन डिक्रीज इन एन एटॉमिक रेडियस। एटम का साइज में कुछ किसी वजह से, कारणवश एटम का साइज कम हो गया, किसी कारणवश एटम का साइज कम हो गया। वो कारण क्या था, क्योंकि वो एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा होगा, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर गया, हाँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर गया, छोटा हो गया लैंथेनॉइड, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बैक टू द पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था शुरुआत में, कि यहाँ पे बैठा है, मैम ने कहा लैंथेनम, यहाँ पे बैठा है एक्टिनम, इसके बगल में है जिरकोनियम, इसके बगल में है हॉफनियम, है ना, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटलम, ये एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। यस मैम, इसका एटॉमिक नंबर 57, इसका एटॉमिक नंबर 72, है ना। इससे क्या लेना देना था मैम, यहां पे 14 लैंथेनॉइड्स आए जिनमें हुआ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक नंबर ल्यूटीशियम का 71 और 71 के बाद आएगा 72। तो क्योंकि बेटा लैंथेनॉइड्स जो बैठे एफ ब्लॉक, हम सोच रहे हैं लैंथेनम के बाद हॉफनियम आ रहा है, पर लैंथेनम के बाद तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इन एलिमेंट में क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि इनमें हो रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ल्यूटीशियम तक हम पहुंचे, और ल्यूटीशियम के तुरंत बाद आया हॉफनियम। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिखो, थोड़ा थोड़ा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ा थोड़ा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हॉफनियम तक भी पहुंचा, क्योंकि हॉफनियम आ रहा है ल्यूटीशियम के बाद। किसे किसे समझ में आया, एक और बार समझाऊंगी मैं 2-3 बार और समझाऊंगी, तुम परेशान मत होना, ठीक है। सुनो, हमने पहले समझा कि मैम लैंथेनम है, लैंथेनम बैठा हुआ है कहीं पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद लिखा हॉफनियम है, पर हॉफनियम आता नहीं, उसके बाद आते हैं 14 लैंथेनॉइड्स, है ना। और लैंथेनॉइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक में सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट हो रहा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर बैठे हैं ना, तो बहुत ही खराब शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। शील्ड नहीं कर पा रहे मतलब पास हो जाएगा, मतलब एटम छोटा हो जाएगा, एटम का साइज कम हो रहा होगा, ठीक है। अब ल्यूटीशियम तक, यानी कि 14 लैंथेनॉइड्स बैठे जिसमें लास्ट एलिमेंट ल्यूटीशियम आता है, ल्यूटीशियम के बाद आता है हॉफनियम, तो थोड़ा थोड़ा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हॉफनियम में भी फील हो जाता है, और उसकी वजह से हॉफनियम का एटॉमिक साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। और वही रीजन है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज हो जाता है, थोड़ा सा कम भी होता है, बल्कि 1 पिकोमीटर कम होता है, या बोलो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। और वही सेम चीज अब हॉफनियम के बाद आया 73 टैंटलम, तो बहुत थोड़ा, टैंटलम में तो बहुत थोड़ा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें भी बहुत थोड़ा सा। तो नियोबियम और टैंटलम का भी एटॉमिक साइज सेम हो गया, यानी कि इसका और इसका सेम एटॉमिक साइज हुआ, इसका और इसका सेम एटॉमिक साइज हुआ, ऑलमोस्ट सेम, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होता है बल्कि, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसको मेरे ख्याल से देखा होगा, सुना होगा, आपने समझा, पर आपको फिर भी शायद नहीं आया हो, तो हम इसको और पढ़ते हैं, रीड करते हैं एक बार, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ स्टीडी डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाना एटॉमिक साइज का, या जिसे हम आयनिक साइज भी बोल सकते हैं, किसी भी लैंथेनॉइड का, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर फिर भी एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। क्या कॉज है, देखो क्यों होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखा है, कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों हो रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, the positive charge on the nucleus rises by 1 unit and 1 additional electron enters the same subshell as the atomic number increases. एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आता जा रहा है, पर यहाँ पे पुअर हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट, खराब हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो लैंथेनम
ये 105 ऐसे कर करके एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है ल्यूटीशियम तक, है ना। लैंथनम से ल्यूटीशियम देखो एटम का साइज डिक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है। और इसी डिक्रीज को क्योंकि लैंथेनॉइड में हो रहा है तो आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सेम बेटा जो चीज आपने यहाँ पे पढ़ी सेम होता है एक्टिनम में, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लैंथेनम के बाद आता है एक्टिनम, वही सेम कहानी, क्योंकि देखो कहां गया, क्योंकि देखो एक्टिनम और एक्टिनम के बाद 14 एक्टिनॉइड्स आए होंगे, 14 एक्टिनॉइड्स आए लॉरेंशियम तक, तो एक्टिनॉइड फिर एक्टिनॉइड के बाद वाले में भी हल्का हल्का ये कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बाकी रीजन सब वही है, एफ ब्लॉक, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो क्या पे लिखा भी होगा SPDF, सबसे अच्छा S करता है शील्डिंग इफेक्ट, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है। तो ये रीजन है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये देखो 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 देखो, जिरकोनियम की एटॉमिक रेडियस 145 पिकोमीटर है, हॉफनियम में बढ़नी चाहिए पर उल्टा थोड़ी सी कम हो गई 144 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट सेम। पिकोमीटर एक यूनिट होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, तो पिकोमीटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, मतलब जैसे सेंटीमीटर से बहुत छोटा, नैनोमीटर से छोटा, तो पिकोमीटर एक छोटी सी यूनिट होती है जो एटम की रेडियस वगैरह के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा उल्टा कम हो गया, यानी कि नियरली इक्वल साइज हो गया। न्यूबियम और टैंटलम देखो एक साइज हो गए, सिमिलर साइज, उसके बाद फिर सब कुछ सेम होता जाएगा, देखो उसके बाद एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, फिर एटॉमिक साइज बढ़ने लग जाएगा। बस इन दो लोगों में ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। किसी किसी ये वाला पॉइंट आया, जिरकोनियम और हॉफनियम का सेम साइज कैसे हुआ, अभी समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो थोड़ा थोड़ा लैंथेनॉइड का वो कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम ने, सॉरी हॉफनियम ने फील किया, तो उसका एटॉमिक साइज कम हो गया, और उस वजह से वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर एटॉमिक साइज के हो गए। फिर थोड़ा सा टैंटलम तक आया वो इफेक्ट, पर उसके बाद ये इफेक्ट बंद हो गया, उसके बाद सबका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, देखो ठीक है। किसे किसे क्लियर है, किसे किसे आया बता दो एक बार। ये देख लो एटॉमिक क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, आप चाहो तो ये पीरियोडिक टेबल भी देख लो, देखो ये देखो क्या हुआ इसमें, ये देखो ये बैठा है हमारे पास लैंथेनम, इसके अंदर 14 लैंथेनॉइड्स आए, इसके बगल में हॉफनियम है ना, यस मैम। जिरकोनियम है, यस मैम। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज होता है, ऑलमोस्ट सेम, बल्कि जिरकोनियम का थोड़ा सा बड़ा सॉरी हॉफनियम का एटॉमिक साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। नियोबियम और टैंटलम ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होते हैं। कोई पूछे क्यों, तो बोलना क्योंकि इसके बाद ये 14 लैंथेनॉइड्स आ गए, और इनमें क्या होता है, इनमें होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, खराब शील्डिंग इफेक्ट, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा हॉफनियम भी फील करता है, थोड़ा थोड़ा टैंटलम भी फील करता है, और इस वजह से इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट जिरकोनियम और नियोबियम के बराबर हो जाता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे बच्चों को। मैम अब ऐसी हो ही नहीं कि आपकी बुराई करनी पड़े, थैंक यू यार सुहानी, मतलब एकदम अच्छी बात तुमने कर दी है, गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल सुहानी, वेरी गुड, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स एवरीबडी, ऐसी बातें क्या करो, अच्छी लगती है ये बातें, तारीफ नहीं करोगे मैं करवाऊंगी। प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ बेटा, एक सेकेंड। क्या हमारे बच्चों को क्लियर हो गया ना, बताओ भाई, मतलब ही बच्चों समझ में आ रहा है, ये वाली स्लाइड बोला क्या प्रीवियस आया। कोई सब्जेक्ट का टेस्ट, टेस्ट इस वीक नहीं लूंगी मैं आपका, क्योंकि आपके 2 टेस्ट ऑलरेडी हो गए ना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम भी हो गया, और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम भी हो गया ना, और वो भी हो गया, तो अब 3rd चैप्टर खत्म होने दो तब टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक के आसपास होगा, अब इस संडे को नहीं होगा, अब जो संडे इसके बाद वाला आएगा नेक्स्ट वीक उसमें होगा। क्लियर 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 क्लियर। आप बहुत गंदी हो मैम, छुट्टी नहीं करते हो। नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्या यार, मोदी जी ऐसा तो मत बोलो आप यार आपके आप ऐसा मत बोलो, आपको पता है यहाँ पे पेपर पूरा जो आने वाला है वो बताया जा रहा है, तो जल्दी छुट्टी कैसे कर सकते हैं, मतलब ये बोल भी हो रहा है जिसने नाम, बताओ क्या नाम रखा हुआ है, वाह बेटा वाह। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ तो मैं एक लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रही हूँ, एकदम लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान सुनना। हमने बोला टॉप टू बॉटम आते टाइम एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, सही है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ, जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया, नियोबियम और टैंटलम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि जिरकोनियम और हॉफनियम अगर आप ध्यान से देखो तो हॉफनियम के पहले आता है लैंथेनम, और लैंथेनम के अंदर वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट बैठे हैं, तो यानी कि हॉफनियम के पहले जो आ रहा है वो था ल्यूटीशियम, है ना, जो यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके बाद हॉफनियम आ रहा था, तो क्योंकि उन सभी ने एफ ब्लॉक में होता है पुअर शील्डिंग, खराब शील्डिंग इफेक्ट होता है मैम, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और वही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा हॉफनियम फील करता है और थोड़ा थोड़ा टैंटलम फील करता है, और इस वजह से इनके एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाती है और ऊपर वाले से ऑलमोस्ट बराबर होने लग जाती है। उसके आगे ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, उसके बाद ये इफेक्ट खत्म होने लगता है, तो बाकी सबकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है, बस यही एक एक्सेप्शन और था, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगाइए आयनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग लगाइए आयनाइजेशन एनर्जी,
चलो भाई आयनाइजेशन में आगे बढ़ जाए, आयनाइजेशन एनर्जी में आगे बढ़ जाए। हाँ छुट्टी है ना यार, मैं और छुट्टी कितनी दे दूं बताओ, तुम्हें छुट्टी दे तो दी है, आपकी फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं है पता है ना, फ्राइडे सैटरडे नो केमिस्ट्री क्लास, फ्राइडे सैटरडे देयर इज नो केमिस्ट्री क्लास, समझे, समझी गया गोपी बहू, समझी गया मतलबी बच्चे बहू चलो ठीक है मैच नहीं हुई ये बात, फ्राइडे सैटरडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, छुट्टी है तुम्हारी, पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना है ना, देखो जब क्लास चल रही होती तो बहाने देते हो, क्लास चल रही थी तो नहीं पढ़ पाए, है ना, अब बोल दो कि तुम पढ़ लोगे, अब बोल दो कि पढ़ लोगे, है ना। चलो बायो भी नहीं है, हाँ मुझे सुनने में आया, मैंने जब 12th वालों को कल बताया तो उन्होंने बताया बायो की भी क्लास नहीं है, मौज ही मौज है फिर तो यार, फिर तो मौज ही मौज है। पीला बैग नीली कार तापुर, तापुर मैम, अच्छा मैम उसने बोला नहीं है तापुर सुपरस्टार, क्या बात है, खुशनुमा, खुशनुमा है, बड़े खुशनुमा इंसान है भैया हमारे पास, है ना। ईद की छुट्टी नहीं है क्या, नहीं कोई छुट्टी नहीं है ईद वीद की, भाई एक बात बताओ तुम्हें छुट्टी किस बात की चाहिए, 1 घंटे की क्लास नहीं हो रही तुमसे, स्कूल में छुट्टी हो गई ना बस, बहुत है बेटा बहुत है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। वैसे भी मेरी कल वैसे भी कोई क्लास थी नहीं, मेरी क्लास तो कल है ही नहीं, वेडनेसडे थर्सडे, है ना। चलो अच्छा किसने बोला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो अभी हम इस पे ये भी आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लिखा था ना वहीं पे अब आप शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, ये जो आपने पढ़ा ना यहाँ पे आप शील्डिंग इफेक्ट भी कर सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी एक रीजन होता है, तो चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट ही तो पढ़ा एक तरीके से, भाई अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट वाला भी काम हो सकता है, ठीक है। चलो फिलहाल अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग लगाइए आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है ये, क्या होता है किसी को पता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, सुनो ध्यान से, it is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया तुमको, ऐसे वो अमेरिकन एक्सेंट होता है, it is the amount of energy which is required to release an atom नहीं electron, it is the amount of energy which is required to release or remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, तो ऐसे ये इसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन का मतलब समझे, हाँ कह दो मैम आपने नॉर्मल इंग्लिश बोली तब तो हमें आई नहीं, आपको लग रहा है आप ये भारी भरकम बोल के समझा लोगे, ऐसे समझा लूंगी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी हम समझते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको भी याद करनी है, और कैसे याद होगी देखो बहुत आसान है, मतलब आपको पहले मीनिंग जानना है, देखो जब आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डेफिनेशन दिमाग में एक बार आती है ना तो कॉन्सेप्ट आता है, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान समझो, मैं इसकी डेफिनेशन आपको याद कराती हूँ। देखो एक एटम है, ठीक, ये इसका सेंटर है, एक एटम है ये इसका सेंटर है, ठीक है, यस मैम, यहाँ पे बैठा है इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कैसे बाहर निकालेंगे, ए इलेक्ट्रॉन बाहर आओ, चलो बाहर निकलो, ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हम कुछ एनर्जी देंगे, एनर्जी है ना, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, ताकि हम क्या कर पाए, रिमूव कर पाए इलेक्ट्रॉन को, ठीक, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। वापस से मैम ने क्या बोला, मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required amount of energy required to remove an electron, to क्या बोला मैम ने, amount of energy required to remove an electron, वापस से मैम, it is the amount of energy required to remove an electron, आया पहली लाइन आई, it is the amount of energy required to remove an electron, remove की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या गलत लिखी है भाई, REMOVE, REM, सही तो है, सही तो है, ये क्या बात हुई, कुछ भी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, अंदर की शेल से नहीं मैम, आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी
आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल से, ताकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। अब आगे की लाइन कहती है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, नोट करो, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या कहना है मैम, ये क्या मतलब है? देखो बेटा, आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आप ऐसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में। आइसोलेट का मतलब जानते हैं, जैसे कोविड आया था, कहा था सब अपने आप को आइसोलेट कर लो, अकेले में चले जाओ, तो एटम अकेला होना चाहिए। अब ये नहीं तुम्हें क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, पर क्लोरीन तो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, मस्त मौज मस्ती में लगा हुआ है, और तुम सोच रहे हो तुम उसका इलेक्ट्रॉन ले लोगे, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो भाई उसके लिए क्लोरीन जो है वो अकेला होना चाहिए, सिंगल क्लोरीन होना चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म में। और कोई भी एटम आइसोलेटेड फॉर्म में केवल गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जब वो गैसियस स्टेट में होता है ना, तभी वो आइसोलेटेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने बोला, तो अब बस यही मतलब था इसका, पूरा रीड करो वापस से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वापस से मैम, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कहां से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, किसका आउटर मोस्ट शेल? आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसे किसे डेफिनेशन याद हुई? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of an isolated gaseous atom. It is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. बताओ, याद हुई हमारे बच्चों को? क्या हमारे बच्चों को डेफिनेशन समझ में आई? मीनिंग समझ में आया अच्छे से? बताओ, मीनिंग समझ में आया? मीनिंग आया? मीनिंग आया? यस और नो? यस और नो? रिमूव 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 इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव रिमूव क्यों लिख रहे हो तुम लोग? रिमूव की स्पेलिंग गलत थी क्या सच में? सही तो है, REMOV ही तो लिखा है। चलो, यस ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो डेफिनेशन भाई क्लास में सब याद नहीं होना चाहिए हमें। मैम, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आप मैम को बताएंगे ये कैसा प्रोसेस होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस? मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूँ, सोचो। आप डेफिनेशन सुनो, एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? जनरली ये कैसा प्रोसेस है आपके हिसाब से? बताओ कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? अच्छा, तब तक मैं इसका एग्जांपल लिख देती हूँ। मान लो एक एक्स एलिमेंट है, इसको आपने कुछ एनर्जी दी, हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, जैसे हमने इसको एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन गया X प्लस, है? हो सकता है आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लियो, या ऐसे इस X प्लस 1 से वापस से एक और इलेक्ट्रॉन ले लियो, है ना, एक और इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो ये X प्लस 2 बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। बताओ, एंडोथर्मिक, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड, है ना। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा मैम, फॉर श्योर, है ना। क्या रहा होगा? ये रहा होगा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे लिख दो, ये रहा होगा मैम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना मैम। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो एनर्जी रिक्वायर्ड, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें डेल्टा H की वैल्यू प्लस होती है, जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है, उसे आप एंडोथर्मिक बोलते हो, ठीक है। अगर डेल्टा H ज्यादा अच्छे से नहीं पता, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, डेल्टा H जो होता है वो इंथैल्पी होता है, मतलब काइंड ऑफ हीट एनर्जी बोल लो, है ना, हीट के फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो, अभी तो यही समझो, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। पर फिलहाल लिख लेना, इसका मतलब होता है डेल्टा H इसका पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो, पहले पढ़ लेते हैं, चलो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, मैंने पूरी डेफिनेशन बता दी। एनर्जी नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो देखो मैंने लिखा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट IE, है ना, और एक और इलेक्ट्रॉन इसी से निकाल लिया, सेकंड IE, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इस पाएंगे, अब सुनो, अब चैट बॉक्स में बताओ, मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताया था, आप मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग अ पीरियड, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? तो आप सभी को याद होगा, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है ना, याद था?
याद था? बताओ, याद था? याद था? छुट्टी लिखवा लो, छुट्टी लिखवा लो, सबसे तेजी से छुट्टी लिखते हो तुम लोग। हाँ, याद था? इंक्रीज, इंक्रीज, बहुत सारे बच्चों ने इंक्रीज बोला, कुछ बच्चों ने डिक्रीज भी बोला। तो भाई फोन गिर गया मेरा, समझ रहे हो तुम लोग? कुछ भी हो गया ना, इसको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ जाएगी। कुछ भी हो गया तो बेटा, अगर फोन को कुछ हो गया तो फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है? ठीक है। भाई रे, इसका कैमरा चला गया क्या? बट ठीक है, लेंसेज लगी, आई होप सो कि वो लेंस में ही कुछ हुआ होगा, कैमरे में नहीं। कुछ तो हो गया लेकिन। थोड़ा सा कैमरे में मालिक, वो थोड़ा सा कैमरा कैमरा टूट गया हल्का सा, बट मेरे ख्याल से उसका लेंस होगा, उसमें ऑलरेडी कवर था। अब इस क्लास के बाद ही पता चलेगा तुम्हारी फ्राइडे सैटरडे की क्लास है या नहीं। चलो ठीक है, ठीक है मालिक, वो थोड़ा सा नुकसान हो गया था, ऐसे जाके बोलना पड़ेगा लगता है। ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, सही है। कुछ लोगों ने डिक्रीज लिखा है, वो गलत है, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? सोचो, कभी सोचा है? कभी सोचा है? अरे मैम, सोचने के बारे में आप मत पूछो, हम पढ़ाई के बारे में थोड़ी सोचते हैं, हम तो फालतू की बातें सोचने में बहुत आगे हैं। ये कौन सा बच्चा बैठ के मैम सोच सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती होगी या घटती होगी? हम तो सोचते हैं आज यार अच्छा दिख रहा था, अच्छी दिख रही थी, है ना, ये सोचते हैं हम तो। पता था तुमसे, यही उम्मीद थी मुझे। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन सोचो क्यों? एक एटम में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट एटम का साइज कम होता है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? सोचो, ये एक एटम है, ये एक एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन है सेंटर से दूर, ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से सेंटर से दूर, ठीक है। आप एनर्जी दोगे, आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हमने एनर्जी दी, हमने सोचा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यही तो आयनाइजेशन एनर्जी कहता है। यस मैम। अब अगर इस केस में देखो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएगा, कूद के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी थी, बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक बोल लो या बोल लो, न्यूक्लियस से दूर है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर से मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है थोड़ा सा। इस इलेक्ट्रॉन को देखो भाई, वो जस्ट पास, तुमने वो देखा है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मतलब तुमने अपने दोस्त को बोला भाई ट्रिप पे चलना बेस्ट है, पता है भाई हम लोग कहीं नहीं जाते, आज तो शाम को चलना चाहिए हमें। तो अगर वो अपने, उसके पापा दूर रहते हैं, उसके पापा न्यूक्लियस तो हमारे लिए पापा थे भाई, पापा दूर रहते हैं तो वो आसानी से आ सकता है ना, पापा तो बाहर गए हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको जब भी बुला तो कहती है हेलो हाँ पापा भी घर पे है, करती हूँ। तो उसके पापा 6 बजे घर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो 6 बजे के पहले जहाँ घूमती है, तो अब उसे दुनिया में कहीं ले जाओ तो उसको 6 बजे पापा जी आ गए, और पापा जी एकदम पापा जी आ गए यार, घर जाना है। तो अब तो उसके पापा जी, मतलब वो होता नहीं है कि पापा उसको प्यार करते हैं, उसके पापा मुझसे नफरत करते हैं, मतलब समझ रहे हो? तुम अच्छे दोस्त ही नहीं हो अगर उसके माँ बाप तुमसे नफरत ना करें। ये पता नहीं क्यों होता है इंडिया में, पर होता है, इंडियन फैमिलीज ऐसी होती है। उसके मम्मी पापा उसको तो प्यार करते हैं, पर उनको लगता है कि मैंने उसको बिगाड़ा है, मतलब मैं उसको हर जगह ऐसे अपनी गोदी में उठा के लेके जा रही हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिज हर पेरेंट्स, उन्हें ऐसा लगता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? बताओ, होता है? अस मोमेंट हुआ क्या कि अपने दोस्त के यहाँ जाओ तो दोस्त के मम्मी पापा अरे फिर आ गया, ए इसकी वजह से यार हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है ना, पर सामने तो वो खैर अच्छे से बात कर रहे होते हैं, है ना, फिर उसको बाद में डांट लगाते हैं, अच्छा वो नहीं आती है हमारे घर, अच्छा ऐसा होता है ना, होता है ना। यस एग्जैक्टली, तो बस यही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है क्योंकि दूर बैठा है इलेक्ट्रॉन। अब आप इस केस में देखो, इस केस में देखो भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत पास है न्यूक्लियस के, तो जैसे जैसे एटम का साइज कम होता है हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मैम मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी देंगे जब तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्योंकि कम होता है, क्या बोला हमने? बोला लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, एटम का साइज कम हो रहा होता है, और एटम का साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास है तो उसको निकालने में और मेहनत लगेगी। तो ये पूरा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो ये तो हम समझ गए, हाँ इससे क्या लेना देना था? अच्छा चलो, ये आप समझ गए ना मेरे ख्याल से, एटम का साइज जितना बड़ा उतनी कम एनर्जी देंगे। खुद से हमेशा इमेजिन क्या करो, अगर इससे क्वेश्चन है बड़ा एटम का साइज इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाँ भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा दूर दूर है, ये न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा थोड़ी सी एनर्जी में। तो एटम का साइज जितना बड़ा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ रही है, और जितना छोटा एटम का साइज इलेक्ट्रॉन उतना पास न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा।
अब आगे बढ़ के ये समझो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब सुनना, अब तुम्हें यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना है जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी टाइम है, अभी रुक जाओ, पढ़ना है, ठीक है। ये एक एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर है, तुमने एनर्जी दी, एनर्जी दी, एनर्जी दी, तो मतलब आपने बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी 1। पहले आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है। ये एक एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, ठीक है, यस मैम। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे बन गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और ऐसे इसकी शेल। अब इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। आपने बोला यार हम ना फिर से एनर्जी देंगे, हम फिर से एनर्जी देंगे, IE2, IE2। आप मुझे बताइए, आपने इधर ज्यादा एनर्जी दी या IE2? IE1 ज्यादा होगा या IE2? सोचो और बताओ, सोचो और मुझे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो आयनाइजेशन एनर्जी थी उसको IE2 बोला, ठीक है। आप बताओ दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी दी या दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में? क्या लगता है हमारे बच्चों को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी दी या दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। पापा फ्रेंड्स के घर ही नहीं जाने देते हैं। अदिति कह रही है, अरे यार अदिति कोई बात नहीं यार, ठीक है कोई बात नहीं अदिति, होता है सबके साथ यही होता है, ठीक है। IE1 या IE2, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ने 2 बोला है, एंड द करेक्ट आंसर इज IE2, एग्जैक्टली। भाई तुमने एक इलेक्ट्रॉन, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं मैम, आपको क्या लग रहा है हम भूलेंगे? मम्मी का एक बच्चा बाहर चला गया था तो मम्मी दूसरे बच्चे को थोड़ी जाने देंगी और तेज से पकड़ के रखेंगी। याद है एग्जांपल, एग्जांपल याद आया? आयनिक रेडियस पढ़ते टाइम बताया था, आयनिक रेडियस पढ़ते टाइम बताया था कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल लिया, अब तुमको भाई बहुत मेहनत लगेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्यों? क्योंकि अब मम्मी ने सारे बच्चों के बाल पकड़ के रखे हुए हैं, अब बेटा तुम निकल के दिखाओ, है ना। तो बेसिकली यही होगा यहाँ पे भी, IE2 हमेशा ज्यादा होगा बेटा IE1 से। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट से। आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, आपने जैसे आपने मान लो सोडियम, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सोडियम +1 बन गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस ने बचे हुए पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया। पहले इसको भी पकड़ा हुआ था, इसको तो तुमने छुड़ा लिया, ठीक है, पर बाकी दो को उसने बहुत तेज से पकड़ा हुआ है, तो अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसने और तेज से पकड़ा हुआ है, अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सोचो एक और इलेक्ट्रॉन चलो तुमने निकाल लिया, मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब IE3 थर्ड टाइम फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, वो बोलेगा बेटा इतना मारेंगे ना तुमको, इतना पीटेंगे ना तुमको, तो तुम ना अपने पैर पे खड़े होने लायक नहीं रहोगे, है ना। ऐसे बोलेगा, ये धमकी देने लग जाएगा कि बेटा अब ना मान लो तुमने ये भी हटा दिया तो अब बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस तेज से उस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। मतलब अगर IE3 होता तो वो IE2 से भी ज्यादा होता। तो हमेशा ऐसे याद रखो, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है एक के बाद एक, वो बढ़ती जाती है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर निकालोगे एक और इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर तीसरे में और एनर्जी देनी पड़ेगी, चौथे में और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव जब आगे बढ़ते जाते हो तो वो बढ़ती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है। मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो भाई तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ जाएगी, बल्कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो निकाले ही ना इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में भी, है ना। तो ये इसका पूरा का पूरा रूल होता है। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केजी, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा ही होगा तो ये सब तो पढ़ ही लेंगे, ये तो हम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है अब रीड करें। देखो एक एलिमेंट है, उसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो उसी को आपने फिर से कुछ एनर्जी दी, हीट ΔH है ना, फिर आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरीके से अलग अलग हो सकती है। Naturally, removing the second electron from already positive ion is very difficult. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, और अब सिर्फ रीडिंग बची है बेटा, तुमको पढ़ा दिया मैंने सब, एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो अब दूसरे, नेचुरली अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, उसको पॉजिटिव बना चुके हो। अब बोल रहे हो भाई एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे जरा, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो होता है ना दुकान में जाते हो, कभी ऐसा होता है दुकान में जाके भैया भैया वो नमक का पैकेट दे दो, है ना, फिर वो दे देते, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है तुम लौट के आओगे 1 सेकंड के अंदर, भैया भैया वो चीनी भी देना ना, चीनी उठा लिया, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद भैया ये चीनी के बगल में वो जो वो रखा था वो भी उतार दो, ठीक है। मान लो ऊपर से वो कोई सामान उतार के लाया है तुम्हारे लिए, फिर तुम बोलो भैया ओ भैया मैगी का पैकेट भी उठा दो। तो ऐसे अरे यार एक बार बताया करो, परेशान करके रखा है तुमने मुझे, ऐसा होता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किराने की शॉप में ऐसा बहुत होता है ना।
मम्मी अम्मी लोग की वजह से बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवानी पड़ जाती है दुकानदार के सामने, है ना। वो मम्मी लोग फिर वापस करवाती हैं चीजें, है ना, फिर वो और उसका खून खौलता है, फिर हम लोग को पूरा ऑरा माइनस हो जाता है मम्मी की वजह से। तो बस वही है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, ठीक, अब दूसरे निकालने में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरे में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए हमने बोला डेल्टा एच जो थर्ड वाला होगा वो सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। डेल्टा एच मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो हीट इंथैल्पी के फॉर्म में, because of enhanced stability of half filled and fully filled orbitals. The removal of electron from such system will have relatively higher ionization energy than atoms and ions. ठीक है, ऑर्बिटल की बात बता दी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा हीलियम की होती है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो सबसे राइट टॉप पे कौन है? हीलियम, तो सबसे ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। और सबसे नीचे जो लेफ्ट में आ रहा होगा उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो कि होता है हमारे पास सीशियम। ठीक है, सीशियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसे नोट करना, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करो। एक पॉइंट और होगा, मुझे दिखा क्यों नहीं, हाँ ये हमने नहीं रीड किया। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये भी बता दिया। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस एटम है, आपको बाहर निकालना है एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हो, ठीक है। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सब कुछ बता दिया मैम ने आपको। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, कई बार केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है, और इसे आपको नोट करना है, तो इसे एक बार नोट भी कर लो, इसे सब लोग नोट भी कर लो। बताओ भाई, यहां तक की बात किसे किसे क्लियर है? अच्छे से आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आया? क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ एक्सेप्शंस जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी जिस पे डिपेंड करता है। तो भाई पहले इसको नोट करो, और नोटेड लिख दो या क्लियर लिख दो, नोटेड या क्लियर लिख दो अगर आ गया तो। क्लियर 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 क्लियर। मैम इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद शेल गायब क्यों हो जाता है? शेल गायब क्यों हो जाता है? शेल कहाँ गायब होता है? वो तो आपको पढ़ाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है कि आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन एक शेल हटा के दिखा दी, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। पक्का आया? पक्का आया? आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आया? एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पे आपके साथ इसलिए लिखा है कि आप मेरे साथ ही समझो, है ना, रीडिंग के टाइम पे नहीं, ऑलरेडी समझते हुए चलना है हर चीज, ठीक है। ये वाला समझ गए, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है हमेशा एक के बाद एक, ठीक है। ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ठीक है। ये वाला रीजन भी अच्छा, हीलियम की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? बढ़ती है, और नीचे आते टाइम घटती है। तो जो सबसे कॉर्नर में सबसे ऊपर होगा उसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि होता है हीलियम, और जो सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे होता है उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि होता है हमारे पास सीशियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कह सकते हो। यही फैक्टर्स है जो आपको मैं पढ़ाऊंगी भी, पर मैं चाहती हूँ आप खुद से भी करो, ये आपका होमवर्क है कि इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा। सोच के बताना, आंसर आपको मैं पूछूंगी क्लास में आके, नेक्स्ट क्लास अब सीधा मंडे को होगी, ठीक है। तो मैं पूछूंगी एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी में, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है या घटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किस पे कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है, इन दोनों पे ये आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगी, बाकी दो आपको बताने हैं, ठीक है। सोच के आना, और इस कॉन्सेप्ट को रीड जरूर करना वापस से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम आप ट्रिपल SSS हो, ये क्या होता है? स्मार्ट, शार्प, सुंदर। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू सो मच गाइस। तुम बचोगे नहीं ये सब कह के होमवर्क से, होमवर्क तो तुम्हें करके आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन। अब इसमें हमें थोड़ा सा और बचा है, इसके बहुत प्यारे प्यारे एक्सेप्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, कंपटीशन में, हर जगह इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। डेल्टा एच इज व्हाट बेटा? हीट इंथैल्पी। जो एनर्जी दे रहे हो अभी के लिए बस ये याद रखो, एनर्जी जो दे रहे हो दैट इज हीट के फॉर्म में, ठीक है। चलो फिलहाल अब बेटा याद रखना, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को सीधा। देयर इज नो केमिस्ट्री क्लास ऑन फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। मंडे को होगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी, 1% ही चांस है कि मंडे को भी छुट्टी हो, वरना मंडे को वैसे मैं आ जाऊंगी तो क्लास लूंगी मैं, पर 1% चांस है कि छुट्टी हो सकती है, बट खैर आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट आपका होमवर्क बस यही है, पूरी चीजें रिवाइज कर लेना। होमवर्क है कि बस ये चैप्टर रिवाइज करना, चैप्टर 3 जो है इसको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है।
पूरा रिवीजन कर लेना तब तक जितना मैंने पढ़ाया है, और इसके अलावा अगर किसी के कोई बैकलॉग्स बन गए तो प्लीज बेटा उसे खत्म करना। कोई क्वेश्चन आपने सीपीपी में नहीं लगाया उसे लगाओ, कुछ भी ऐसा है तो उसको कवर कर लेना। मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए कि जब मैं आऊं तो आपको ये होना चाहिए जितना मैम पढ़ा के गई थी वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई चलो, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में विद आयनाइजेशन एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझेंगे, ठीक है। 3-4 लेक्चर्स हैं अभी इस चैप्टर के, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपकी समर वेकेशंस के पहले खत्म हो जाएगा, जो जून में होने वाली है, ठीक है। तो उसके पहले ये चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, सी यू ऑल ऑन मंडे नाउ, बाय बाय। बाकी भाई रिवीजन करते रहना, ठीक है। बाय 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 एवरीवन।